नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आक्रांता के लिए गाएंगे तो योगी सबक सिखाएंगे। नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं करता। फियर जोन नहीं, फेथ जोन बन गया है उत्तर प्रदेश। ऐसा लगता है कि 2027 के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट पर राज्य की विधान परिषद में कुछ इन्हीं तेवरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। योगी ने विधान परिषद में दावा किया कि 2017 के पहले का यूपी और आज के यूपी में बदलाव आ चुका है। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र के आन बान शान का प्रतीक बताया। अखिलेश यादव ने भी आज वंदे मातरम का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर सवाल उठाया कि ये लोग तो आजादी के पहले भी वंदे मातरम नहीं गाते थे। अखिलेश यादव का ये तेवर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और फूल बाबू जैसे मुस्लिम चेहरों को अपनी पार्टी से जोड़ने के बाद सामने आया। सवाल यह है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में एक और योगी का हिंदुत्व होगा, मुगलों के खिलाफ उनकी हुंकार होगी, वंदे मातरम को आन बान शान कहना होगा? तो जवाब में अखिलेश यादव सीधी टक्कर दे रहे हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और वंदे मातरम जैसे मुद्दे यूपी चुनाव में अहम बनने जा रहे हैं। आक्रांता के लिए गाएंगे तो योगी सबक सिखाएंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश? ये जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए वही पीडीए है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की थीम है 2017 से पहले का यूपी बनाम आज का यूपी। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। योगी के खिलाफ अखिलेश का जवाब है वोटर रिवीजन में पीडीए वोटों पर कथित डाका और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से आगे अब ब्रह्मोस वाले हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल न उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गए, या दुनिया में आपका रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही। तो अखिलेश यादव नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे मुस्लिम चेहरे को समाजवादी पार्टी से जोड़कर मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोकने की कोशिश में है। महोदय, 2017 के पहले क्या? योगी 2017 के पहले के सांप्रदायिक दंगों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं। तो अखिलेश वंदे मातरम के मुद्दे पर आरएसएस, बीजेपी का इतिहास खंगाल रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमा मंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते थे कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे हैं लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था। 2027 के यूपी चुनाव की बिसात बिछ रही है और भावनात्मक मुद्दे जरूर उठेंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी की जीत को हिंदुत्व से जोड़ा है। He is not winning because Congress is the centrality of the Congress party is a family. He is winning because that Hindutva agenda overrides everything else. हिंदुत्व मोदी और योगी दोनों के लिए कारगर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2024 में जो नतीजे दिए थे उसी की वजह से अखिलेश के उत्साह में कमी नहीं, और इसीलिए योगी का एक एक जवाब अहम हो गया है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
अभी तक वो जुड़े नहीं हैं, जुड़ने वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वारिस पठान जुड़ेंगे एआईएमआईएम से, मोहम्मद फैज खान संयोजक हैं एमआरएम के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब आप ही से पहला सवाल सुनील सिंह यादव जी कर लेती हूं, क्योंकि सुनील सिंह साजन जी, आज दिलचस्प बात यह है कि योगी के जो तेवर दिख रहे हैं वो कह रहे हैं फियर जोन से हमने इसको फेथ जोन बना दिया है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा अगर इंडिया में रहना है। क्या गलत कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत पर कोई सवाल इस देश में नहीं है। असली बात जो उन्होंने कही या आपने ओपनिंग में कही कि योगी जी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व क्या है? शंकराचार्य का अपमान? क्या हिंदुत्व है इनका? साधु संतों की जटा पकड़कर लात घूसों से मरवाना क्या है हिंदुत्व? पिछड़ों का अपमान, दलितों का उत्पीड़न, यह हिंदुत्व? हिंदुत्व के नाम पर क्या कर रहे हैं? पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनना। अगर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों का आरक्षण किसने खाया है? योगी आदित्य ने खाया है। इनके चेहरे पे जो लालिमा दिखाई दे रही है वो पिछड़े और दलितों के बेटे और बेटियों की नौकरी खाकर के लालिमा दिखाई दे रही है। ये हिंदुत्व पर लड़ेंगे? ये राष्ट्रगान की बात करते हैं। इनके पुरखों ने तो कभी राष्ट्रगान नहीं गाया। ये आक्रांताओं की बात करते हैं। आक्रांताओं के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहे। लेकिन इनसे पूछिए इनका इतिहास क्या है? अंग्रेजों की गुलामी किसने स्वीकार की? अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहा था और कौन मुखबिरी कर रहा था? कौन अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर रहा था? इनके पुरखे तो चाहते नहीं थे ये देश आजाद हो। ये भारत माता की बात करते हैं। ये भारत माता के आरोपी हैं। भारत माता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो भारत माता की बेड़ियों की आजादी कभी चाहते ही नहीं थे इनके पुरखे। ये लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों का वोट कटवा करके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं अंजना जी, क्योंकि 2024 में पीडीए के नारे के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया है और 27 में इसी पीडीए के नारे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। तो ये योगी जी का डर बता रहा है। उनकी भाषा लगती है कि वो साधु संत हैं। उनकी भाषा से लगता है कि वो योगी हैं। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे की धर्म पत्नी को बुढ़िया कह रहे हैं। ये एक साधु संत या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा हो सकती है? इनकी भाषा, बीजेपी वाले जब आएंगे तो इसका जवाब देंगे। इंतजार है, गौरव भाटिया जुड़ेंगे, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो वो कह रहे हैं वो वोट के लिए कह रहे हैं क्या फैज खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। अंजना जी देखिए, 1874 में ये गीत लिखा गया था और 1875 में बंग दर्शन पत्रिका में ये गीत प्रकाशित हुआ था। अब इस गीत को 100-150 वर्ष हो गए हैं। अब संयोग से चूंकि 150 वर्ष हुए हैं और इस पर सारी बात चालू हुई है, तो इसको किसी चुनाव से जोड़ना, चुनावी राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। वंदे मातरम ही वो एकमात्र गीत है, ध्यान से सुनिएगा, वंदे मातरम ही वो एकमात्र गीत है जो भारत राष्ट्र की राष्ट्रीयता को पूरी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की मूल राष्ट्रीयता केवल वंदे मातरम गीत व्यक्त करता है। ये किसी पंथ का नहीं, ये किसी समुदाय का नहीं, ये किसी संप्रदाय, जाति या नस्ल का गीत नहीं है, पूरी भारत और भारतीयता का गीत है। इसलिए हर भारतीय को इसे स्वीकार करना चाहिए। और खासतौर से अंजना जी, चूंकि मैं मोहम्मद फैज खान एक भारतीय मुस्लिम हूं, अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि किसी भी कट्टरपंथी मौलाना, किसी भी कट्टरपंथी पार्टी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के बहकावे में ना आए और वंदे मातरम पूरा गाएं। इससे किसी भी तरीके से धार्मिक आस्था, धार्मिक भावना आहत नहीं होती है और ये चुनाव की राजनीति के लिए नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी एक संत है, उनके हृदय में गो माता का प्रेम भी बसता है, भारत माता का प्रेम भी बसता है और गंगा माता का प्रेम भी बसता है। और वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि यदि गो माता, गंगा माता या भारत माता के लिए पद में रहना हो तो पद में रहूंगा, पद को त्यागना हो तो पद को त्यागूंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका रिएक्शन इस पर? वो फेथ जोन की व्याख्या कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी।
अब वो फेथ जोन की व्याख्या कर रहे हैं या फेक जोन की व्याख्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा अंजना जी, और ऐसा हो क्यों रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, महिला की, नौजवान की, किसान की, इन सारे के अधिकारों की हत्याएं क्यों हो रही? आप हमें बताइए ना, कौन सा फेथ जोन आ रहा है? ये फेक जोन आ रहा है जहां पर जेल में आरोपी मारे जाते हैं, अस्पताल में आरोपी मारे जाते हैं, कचहरी में आरोपी मारे जाते हैं, कस्टोडियन डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1, जिस जगह पर दलितों को मुंह पर पेशाब करके चटवाया जाता है, महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कौन सा फेथ जोन है? ये अपराधियों के लिए फेथ जोन है, ये आम नागरिकों के लिए फेथ जोन है? इसकी बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो बेहतर होगा। आ जाएं, वो आंकड़ों पर बात कर लें। 40 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश की बात किया था, क्या नाम, एक उसमें, और आज तक अगर उन्होंने 1000-2000 करोड़ से ऊपर का कोई निवेश आया हो तो वो बता दें, या किस बैंक ने उनको लोन दिया है, कितने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक हो गई हो, या 2011 के जो बीट टेट के बच्चे हैं उनको अगर उन्होंने रोजगार दे दिया हो, या फिर तमाम जगहों पे जो वैकेंसीज खाली हैं 4 लाख से ज्यादा उनको उन्होंने भर दिया हो, तो फेथ जोन की बात हो। तो फेथ जोन की बात वाले न करनी पड़े, आज की डेट में उन्हें नौकरियों की बात न करनी पड़े, विषयांतर करने चले जाते हैं। जो लोग इतिहास में जनगण मन अधिनायक का, तिरंगे का, संविधान का और विरोध करते हो, जिन्होंने संविधान जलाया हो, पैरों से कुचला हो और तिरंगे को अशुभ बताया हो, और जिनके एनजीओ जो अनरजिस्टर्ड एनजीओ है उसमें तिरंगा फहराने में 56 साल लग गए, वो लोग आज की डेट में हमें राष्ट्रीयता और हमें भारतीयता या हमें राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत सिखाएंगे? उचित नहीं है। इसीलिए ये लोग कहीं ना कहीं आकर के सिर्फ और सिर्फ धंधे और चंदे की राजनीति करने के लिए ये सारी बातें करते हैं, ताकि लोग मुख्य विषयों पर ना आ पाए। चलिए ठीक है, इंतजार है अभी भी गौरव भाटिया का, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखे। फैज खान साहब, छोटा सा जवाब में जाऊंगी सीधा वारिस जी के पास। अंजना जी, बार बार वही प्रश्न कि तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा झंडा। अरे भाई, 2002 तक आप लोगों ने तिरंगे झंडे फहराने को दंडनीय अपराध बना के रखा था। यदि प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट संस्था कोई अपने घर में यदि झंडा फहरा ले, 2002 में नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर आम नागरिक को यह अधिकार दिलाया कि हम अपने घर में तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके पूर्वजों से और वर्तमान से पूछना चाहता हूं, आपने किस अधिकार के तहत आम नागरिक के लिए तिरंगा झंडा प्रतिबंधित रखा? सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। जी, दो चीजें हैं अंजना जी, बड़ी अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भारत के संविधान को कांग्रेस से जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, ये सब संविधान के विरोधी थे और कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर के ये संविधान बनाया था। हम फैज साहब का धन्यवाद देते हैं। आज की डेट में व्यक्तिगत घर पे तिरंगा फहराने का जो वो था, बिल्कुल सच है। हमारे नवीन जिंदल थे उस वक्त, आज की डेट में भाजपा के सांसद हो गए हैं, वो उस समय कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने सबको ये हक दिलाया। लेकिन व्यक्तिगत घरों में, कार्यालयों में तो तब भी तिरंगा झंडा एक नियम के साथ लगता था और तमाम कार्यालयों में लगता था। एक सिर्फ अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ऐसी थी जिसको प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ, तो वो एकमात्र ऐसी थी जो न तिरंगे को मानती थी, तिरंगे का अपमान करती थी, पैरों से कुचलती थी, गुरु गोवलकर के समय में भी और क्या नाम हेगड़ेवार जी के समय में भी, और इसके बाद उन्होंने क्या नाम संविधान को भी सुरेंद्र जी, जलाया है। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूं कि क्या आपको लगता है आरएसएस के खिलाफ बोलकर आप बीजेपी को हरा लेंगे? लेकिन यह भी देखना होगा कि आज अगर वंदे मातरम की मां दुर्गा से लेकर सबकी लाइनें जो हटा दी गई थी उसको वो वापस कह रहे हैं कि अब ये भी गाना होगा। मैं लौट रही हूं, गौरव भाटिया आ गए हैं तो अब उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो डिफेंड करें। जो सुरेंद्र जी ने, मुझे नहीं पता कि आप सुन पा रहे थे या नहीं पा रहे थे, या फिर क्यों आप इतने लेट आए हैं बहस में, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सवालों का जवाब दें। 2-3 बड़ी बातें जो कही गई हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आप लोग पाखंड कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति का, और अगर योगी आदित्यनाथ ये सिखा रहे हैं कि हम फियर जोन से फेथ जोन में बदल दिए गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सनातन के, आप मानिए यहां तक कह रहे थे मिस्टर सुनील कि योगी जी कोई संत थोड़ी लगते हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा, लेट हम नहीं हुए, आपकी टीम लेट आई। पिछले 15 मिनट से पैच करने का प्रयास कर रही थी, मैं सुन रहा था डिबेट को, ये अच्छी बात है और मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
2027 का ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हमें एक बात समझनी होगी। इस चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, और हिट विकेट होंगे अखिलेश यादव। और मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, इसका अंत किया है योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की राजनीति को आगे बढ़ा के, जहां अब शासन मजबूती से सुनिश्चित करता है कि कानून व्यवस्था स्थापित हो। और अखिलेश यादव के समय में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे। सबसे पहली बात यह। और तुष्टीकरण कैसा था अंजना जी, आप याद करिए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री थे, और दंगा रोक नहीं पाए। साल में 200 दंगे होते थे। मुआवजा देंगे 1800 मुसलमान परिवारों को। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, भाई दंगा हुआ, तुम रोक नहीं पाए, विफल हुए, केंद्र की सरकार विफल हुई। आप जो है क्यों केवल मुसलमान को मुआवजा देंगे और हिंदू को नहीं देंगे? उसके बाद ये पलटी मारते हैं। आज भी वही राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अचंभित रह जाता हूं कि अखिलेश यादव जी कर क्या रहे हैं। आप बताइए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है हमारा, और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी कहते हैं हम नहीं गाएंगे। और ये जो हमने 6 स्टैंजा की बात करी है वो नहीं, जो पहले था संशोधित वाला था, उस पे भी वो आपत्ति करते थे। ये क्या दर्शाता है? इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दूसरी बात देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, और ये मैं आज तक के आंकड़े दे रहा हूं, डकैती में 84% की कमी, मर्डर में 41% की कमी, बलात्कार में 26% की कमी, और लूट में 78% की कमी। जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर अपना काम कर रहा है। लेकिन अब याद करिए, जब तुर्कमान गेट में बुलडोजर चला था तो इनके सांसद ने क्या कहा था? वर्दी पर पत्थर मारे गए, वर्दी लहूलुहान हो गई, और इनके सांसद ने कहा था एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। मतलब ये जंगल राज वापस लाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता कहती है जंगल राज अब कभी आने नहीं वाला। गर्व से हमें राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, ये गाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और इसका जो विरोध करते हैं वो सही में मुगलों, बाबर और औरंगजेब की औलाद है, ये जनता देख रही है। चलिए ठीक है, एक बार वारिस पठान को दिखा दीजिए। वारिस पठान, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहां हैदराबाद बैठे बैठे, क्योंकि यूपी में चुनाव लड़ने की सोच ही रहे हैं, पहले कई बार लड़े हैं, सीट एक भी नहीं आई, लेकिन हिम्मत थोड़ी हारते हैं ओवैसी साहब। चुनाव हारते, हिम्मत हौसला नहीं हारते। आज हारे कल जीतेंगे, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। अंजना जी याद रखना है इस बात को। या मैं 2 बात कहूंगा अंजना जी। सबसे पहली बात तो ये बीजेपी ने वंदे मातरम और टिप्पू सुल्तान का मुद्दा लाकर पूरा एप्स्टेन फाइल का जो मुद्दा आया था उससे पूरे देश का ध्यान भटका दिया, जिसमें हरिंदर पुरी, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी सबका नाम आया था। बहरहाल बात नंबर 2, अभी ये जो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम को आपको गाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेशनलिस्ट नहीं रहेंगे, पेट्रोटिक नहीं रहेंगे, तो इस पे मैं इनको बोलना चाहूँगा 2 बात। पहले एक संविधान पढ़ लो। संविधान में गौरव भाटिया तो एडवोकेट भी आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। मुझे अगर मेरे रिलीजन में कोई ऐसी चीज़ है, मेरा रिलीजन क्या बोलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ गॉड। उसके सिवा अगर मैं किसी की वंदना करता हूं तो शिर्क है, गुनाह है, जो मुझे नहीं करना रिलीजन पे अलाउड देता है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का। तो मैं क्यों आपके बोलने से आपको खुश करने के लिए या आपकी दादागिरी में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूं? बात साफ है। बात नंबर 2, आप जरा विजय इमैनुअल का जजमेंट भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा, जिसमें नेशनल एंथम यानी जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का कहा है मैंडेटरी नहीं कर सकते। आप किसी को कंपलसरी फोर्स नहीं कर सकते। खुला खुला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संविधान है। बीजेपी आरएसएस कौन होता है मुझे बोलने वाला? तीसरा ये टॉपिक लेकर आ गए टिप्पू सुल्तान का। मैं उत्तर दे दूं जरा, गलत जानकारी देने दर्शकों को। आप खामोश बैठे थे सबके टाइम पे, मुझे जरा बोलने दो। तीसरा टॉपिक ये लेके आए हैं, नहीं ये नेशनल एंथम को कमजोर करना चाहते हैं वंदे मातरम लाकर। क्या ये मंशा है क्या आप लोगों की? हम तो नेशनल एंथम तो पढ़ते हैं ना दिलो जान से के साथ, खुशी के साथ, जब जब पढ़ा जाता है हम खुल के पढ़ते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी चीज फोर्स नहीं कर सकते।
तीसरा टॉपिक ये लेके आए टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान से क्या नफरत है इनको, जरा संविधान के अंदर देख लो, पेज नंबर 144 चैप्टर 16 जो 1950 का है, उसमें टीपू सुल्तान का फोटो है पेज नंबर 144 पे, बाजू में झांसी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, वहां पे सिग्नेचर किसका है, सरदार पटेल का और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। क्या अब उनसे बड़े हो गए ये लोग क्या? जब टीपू सुल्तान वो थे जो ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए, एक मर्द मुजाहिद थे, वो सावर की तरह जेल में बैठ के माफीनामे नहीं लिख रहे थे, 6 माफीनामे लिख दिए। ब्रिटिशरों के बुट लिखिंग जो कर रहे थे सावरकर लोग, गोवलकर लोग, उनकी तायद ये करते। गोडसे को ये मानने वाले गौरव भाटिया जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मोहम्मद एपीजे फैज। अब्दुल कलाम आजाद ने टीपू सुल्तान की तायद की, महात्मा गांधी ने टीपू सुल्तान की तायद की। आज इनको उनके फोटो से नफरत, आज उनको उनके इससे नफरत। अरे उनके हाथ में एक अंगूठी थी, जब ब्रिटिशर ने उनको शहीद कर दिया, वो अंगूठी पे राम का नाम लिखा था, राम जी का नाम लिखा था। क्या उनको और सोचिए, जब उसका ऑक्शन हुआ लाखों, और सोचिए आपको डर डर के जयसार बोलना पड़ता है, आप जय श्री राम बोल भी नहीं पाते, सेकुलरिज्म को तोड़ रही है, आप जय श्री राम बोल भी नहीं पाते, अरे ईमान डर के जयसार बोलते हैं उनके साथ। मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ। अगर संविधान ने मेरे अधिकार छीन लिए होते, आर्टिकल 25 नहीं दिया होता, तो अंजना जी आपके बोलने से मुझे बोलना पड़ता, जबरन मुझे गुनाह करना पड़ता, शिरक करना पड़ता आपके। मैं उत्तर दे सकता हूं। ये भी मेरे बातें पढ़ दीजिए। जब गणपति बप्पा मौर्य बोले थे तो मुझसे पूछ के बोले थे, यहाँ से हटे तो यहाँ चले जाएंगे। गणपति बप्पा मौर्य गलती से बोल दिए थे, आप तो हमसे पूछ के बोले थे क्या? जबरदस्ती का मेरे सिर पे डाल रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना महान था, राम जी के नाम की अंगूठी पहनता था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है गौरव भाटिया जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान को लेके चलने वाला शक्ति व्यक्ति का आप फोटो से आपको तकलीफ, सबसे पहले ये गलत बात है अंजना। सबसे पहले हाँ एक मिनट अंजना जी, अब मैं अपनी बात रख लूं, प्लीज इनको शांत कराइए। देखिए, सबसे पहले आप पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव को याद करिए। यही मुस्लिमीन पार्टी, जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, संविधान विरोधी बात है ये, वो लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। और अंजना जी आपके शो में हम लोग बैठे थे, इन्होंने कहा था 4 डेप्यूटी सीएम देंगे मुसलमान, और आपको मालूम है सीटें भी नहीं आई, एक भी। 90 सीटों पे लड़े, जमानत जब्त हो गई सब में। तो पहले तो अपनी राजनीतिक हैसियत समझो कि तुम क्या हो। दूसरा, जनता क्यों तुम्हें नकारती है मैं बताता हूं। पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का हिस्सा है। अभी यहां वारिस पठान संविधान की बात कर रहे थे। गणपति बप्पा मौर्य, आपने बिल्कुल सही कहा, बोल के माफी मांगी इन्होंने, क्योंकि ये किसी और के भगवान का नाम नहीं ले सकते, आदर नहीं दे सकते। इनको क्या हक है हिंदुस्तान में भी रहे, क्योंकि यहां तो पंथ निरपेक्षता है। सभी हमें धर्मों के अनुयायियों का पालन करना है, उनको सम्मान देना है। तीसरी बात, आप याद करिए, ये बात कर रहे हैं कि आप संविधान पढ़िए, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, मतलब अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, मतलब इसके अधीन आएगा। धर्म आप बिल्कुल कर सकते हैं पालन, लेकिन इन तीनों जो बातें मैंने कही है, कोई कानून आएगा तो इसके अधीन करके काम करेंगे। चौथी बात, इन्होंने कहा है राष्ट्रगीत। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जिसमें संविधान हमें मिला अंजना जी, उसमें एक बात स्पष्ट लिखी है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बराबर होगा और राष्ट्रगीत को सम्मान देना जरूरी है। बिजॉय इमैनुअल का केस बता रहे हैं, बिजॉय इमैनुअल के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, आपको राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के संदर्भ में था, आदर देना पड़ेगा। वो बात इनको नहीं समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो सरकार जियो ले रही है, तो आपको अगर गाना अनिवार्य है तो अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक तो लगाई नहीं है। इसीलिए मैं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये वो मैं बीच में नहीं बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा प्लीज। AIMIM का कानपुर यूनिट है, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया एक व्यक्ति का लिख के नाम कि सर तन से जुदा कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, जो पोस्टर लगाते हैं इनके जिलाध्यक्ष कि सर तन से जुदा कर देंगे, ये है क्या? खामखा यार रजाकारों की गुलामी करते थे और उत्तर प्रदेश में सोचते हैं कि इनको वोट मिलेगा। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, एक वोट इनको नहीं मिलेगा। नोटा से कम वोट आएंगे। अभी सुनिए मेरी बात, सुनील जी और उनके पास जाना है। सुनील जी सुनो, अंजना जी सबसे पहली बात तो ये सुनिए, अंजना जी मेरे पे बहुत बड़े इल्जाम लगाए, मुझे जवाब देने का मौका दो।
सबसे पहले तो मुझे बीजेपी, आरएसएस, गौरव भाटिया से नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म लेने की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। 52 साल तक मेरे तिरंगे का अपमान करने वाले आज हमको सर्टिफिकेट बांट रहे, कहां मर गई थी तुम्हारी आपने बोला था 10 करोड़ है, 100 करोड़ में भारी है कि नहीं? चलो मर्द हो तो ये बात बोलो, 10 करोड़ है, 100 करोड़ में भारी है, तुमने बोला था नहीं बोला? बोला था कि नहीं बोला था? अगर मर्द हो तो बोलो आज तक पे, और अगर सच नहीं बोला तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। नहीं क्यों? ये अच्छी बात नहीं, ये सौहार्द है। तुमने बोला था 10 करोड़ है, 100 करोड़ में भारी है, दंगा कराने के लिए था कि नहीं था? अंजना जी मुझे बोलने दो। अरे 2 दिन पहले अगर हिम्मत है तो बोलो, जैश का नाम आया है, अगर हिम्मत है तो बोलो, कोई गलत सवाल नहीं। ये सवाल पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, पैसे के लिए आपने कहा था कि नहीं कहा? ठीक है गौरव भाटिया जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। डरपोक गौरव भाटिया कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए मुझे सुरेंद्र जी और गौरव भाटिया। तुम्हारा नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म कहां मर गया था जब जय शाह, अमित शाह, बीसीसीआई ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खिलाया? 2 दिन पहले यूएन का रिपोर्ट आया है कि लाल किले के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें जैश का हाथ है। जैश आतंकी संगठन है पाकिस्तान के अंदर जिसने वो किया और 15 लोगों की जानें चले गई। उसके बावजूद कल तुमने भारत को पाकिस्तान के मैच खिलाया। पुलवामा हो गया, 10 करोड़ 7 है, साल 100 करोड़ में भारी है, इसका मतलब क्या था ये बता दो। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया, ज्यादा इधर-उधर की बात ना करो, डरपोक आदमी। क्यों? केवल इतना बता दो जो हमारे लिए पूछ रहे पैसा इंपॉर्टेंट है, देश की भावना, देश की मान, देश की मर्यादा। हमारी बहनों के वक्तव्य को नहीं बोल सकते कि हमने बोला था आतंकवादियों ने। खबर इस वक्त आ रही है, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री पर 2017 से पहले मुकदमे थे और इसी के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं नफरत फैलाना योगी का काम रहा है। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे चर्चा लिए चले। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। आप क्योंकि हमारे जो उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और हमारे पीलीभीत के नेता या अन्य नेताओं ने, फूल बाबू जिन्होंने ज्वाइन की तो कई जगह वो गलती से कुछ कह गए, तो उस बात को मैं कहना चाहता था कि वो बहुजन समाज कहना चाहते थे क्योंकि बहुत दिनों से उनके चीजें कुछ रटी हुई थी तो इसलिए कुछ और निकल जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सुनील जी जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, क्या अब बीएसपी के सहारे एसपी रहेगी? क्योंकि उनकी बातों से ऐसा सीधा लग रहा है वो चाहते हैं कि बीएसपी के साथ कोई ना कोई समझौता या गठबंधन की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है? नहीं अंजना जी, देखिए अंजना जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज जो पीडीए के नारे के साथ एक हुआ है, हम लोगों के साथ आया है और उसी ताकत से समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है 24 में, और उसी नारे के साथ, उसी ताकत के साथ हम बीजेपी को साफ करेंगे। जहां तक सवाल, हमारे नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद उपद्रवी थे, तो आप इतिहास उठा लीजिए, उनके मुकदमे देख लीजिए। उन पर मुकदमे उपद्रव करने के थे, दंगे कराने के थे, वो जेल में गए थे और हमारे नेता ने कम से कम आज बड़े मन से स्वीकार किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं मुख्यमंत्री योगी जी की फाइल आई थी और हमारे नेता ने उनको माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था चलिए साधु संत है, आज उन्होंने स्वीकार किया कि हमने उदार मन दिखाया। मैं एक केवल बात कह रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार विकास कर रही, 10 साल की सरकार हो गई, 10 काम गिना सकते हैं आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पिछड़े दलितों के खिलाफ अन्याय उत्तर प्रदेश में,
पिछड़ी दलित महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा छेड़खानी और अत्याचार के मुकदमे उत्तर प्रदेश में, और दलितों के साथ कहीं आप पेशाब चटवा रहे, कहीं आप थूक चटवा रहे, तो उत्तर प्रदेश मतलब ये तो जंगल राज से भी बड़ा अगर कुछ हो सकता है तो वो कहिए। ये सामंतियों का राज हो गया है। सामंती सरकार के तहत आप सरकार चला रहे हैं, पिछड़े दलितों से इतना। अरे भाई उत्तर तो तब दीजिएगा। आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझना है तो माननीय मोदी जी से पूछिए अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, और 27 के बाद योगी जी से बैठ के अकेले में फुर्सत में पूछ लीजिएगा कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव मुकदमे की बात करते हैं तो 2012 में विरासत में उनको गद्दी मिली, बुद्धि शायद नहीं मिली, तो उनपे भी आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। फैक्ट नंबर 1। दूसरी बात, पीडीए करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, अखिलेश यादव जी शायद उत्तर ना दे पाए, प्रवक्ता समझदार है, दे सकते हैं। आपने जब से पार्टी बनी है कितने पीडीए को अध्यक्ष बनाया है यादव परिवार के बाहर के, और 4 बार मुख्यमंत्री बना। कौन सा पीडीए को मुख्यमंत्री बना दिया? हाँ, पीडीए जनता उत्तर प्रदेश की कह रही है। इनका पीडीए क्या है अंजना जी समझिए। पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र, ए से अखिलेश। अब पूरे यादव परिवार में ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश आ गया है, ऐसा होगा नहीं। तीसरी बात, इनका विकास इनको याद दिलाता हूं। हमने जब सरकार बनाई तो 35,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। ये 1.5 साल तक नहीं दे पाए, जबकि कानून में लिखा है कि 15 दिन में भुगतान करना है। दूसरी बात, बुंदेलखंड इतना पिछड़ा कर दिया था इन्होंने, वहां लोग घास की रोटी खा रहे थे, और घास की रोटी जब खाते थे तो ये 1 रुपए मुआवजा देते थे किसान को जिसकी फसल नष्ट होती थी, तभी तो ये हटाए गए। आज इनके मन में क्रोध है, क्रोध ठीक है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं अंदर से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि 27 में 32 में भी वो नहीं आने वाले, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था स्थापित करी है उसकी वजह से चाहे महिला हो चाहे हमारी बहनें हो, सब लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप किसी नागरिक से पूछे हो ये बात जरूर कहेगा कि विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। जिस उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू बनाया था आज वो उत्तम प्रदेश बन गया है, इसलिए हमें यकीन है। मोदी जी की बात आप ना करिए, योगी जी 100 अखिलेश यादव जी को अकेला संभाल सकते हैं। जवाब दीजिए इसका सुनील जी। वो कह रहे हैं पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र, ए से अखिलेश, यही आपका पीडीए सब परिवार में, फैमिली लिमिटेड। देखिए मैंने फिर कहा देखिए ये तो भाजपा जब फंस जाती तो यही कहती। ये कह क्या रहे हैं कि कोई अध्यक्ष बना हो, समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर, एक तरफ आप कहते हो कि हम क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी रहे, जब तक जीवित रहे, गुजर हैं। उसके बाद नरेश उत्तम पटेल रहे जो कुर्मी समाज के हैं, श्यामलाल पाल जी हैं। अरे मुख्यमंत्री मत बोलो, सुनने की क्षमता रखो, कितनी बुद्धि हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितनी बुद्धि है, सुनने की क्षमता रखो। हम आपको सुन रहे थे। अब पाल साहब है, सवाल मुश्किल है, मुझे पता है। केजी का छात्र पीएचडी के प्रोफेसर के सामने आ गया है, इनको समझाया करिए। ये उपद्रवी हम जानते हैं। गौरव जी अच्छा जवाब सुनिए। गौरव जी पढ़े लिखे पार्टी के, वो आपके बीच में नहीं बोले गौरव जी, प्लीज बोलिए सुनील जी। देखिए ये अधगगरी जल छलकत जाए वाली स्थिति है इनकी। कम बुद्धि के लोग जब बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होकर बैठ जाते हैं, हम तो आपके बीच नहीं बोल रहे थे, हम कह रहे हैं आपको, हम चैलेंज कह रहे हैं अंजना जी के कार्यक्रम में 10 साल में 10 काम गिना दीजिए जो प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के ना हो, आपके हो और आपने पूरे कर दिए हो। आप 10 काम गिना दीजिए, मैं दावा कर रहा हूं। और पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन के अभी सुनना है तो अभी पूछ लेते हैं उनसे, अभी सुनना है। अपमान करके 10 काम बताइए गौरव जी। अभी ठीक है, अभी बता दें 10 काम, अभी बता दें 10 काम बताइए गौरव। अभी बना दो। हाँ मैं बता देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले तो एक्सप्रेस वे बना, हमने देखा किस तरह से बना। काशी में हमने देखा कॉरिडोर बना है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हुआ है मैंने आपको बताया, और अतीक अहमद जैसे गुंडों का क्या हाल हुआ हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको कृषि दर बताई, किस तरह से विकास की कृषि दर बेहतर हुई। हमारे समय में
जो है ये 13.7, इनके समय में 5 थी। मैंने गन्ना किसानों का भुगतान बताया, मैंने आपको बताया किस तरह से 1,25,000 से ज्यादा भर्ती हुई है पुलिस में, महिला कर्मियों की भर्ती हुई है 25,000 में। हम बच्चियों को स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या उत्पीड़न किया हमने देखा। गायत्री प्रजापति जो कि आरोप जिसका सिद्ध हुआ बलात्कार का, उसको मंत्री बनाया। इसके बाद आप बताइए क्या ये शिक्षा में, क्या हॉस्पिटल में हमने बेहतर नहीं बनाया उत्तर प्रदेश को? ये सारे काम मैंने बताए। 4 बार इनकी सरकार बनी, इन्होंने कौन सा काम किया ये भी बता दे। मैंने अपने काम बता दिए, आप बताओ। बताइए सुनील जी। आप 10 काम बताओ, चलो जल्दी से। अंजना जी बताओ। अंजना जी अंजना जी बोलिए। अंजना जी, मुझे उनसे नहीं पूछना, मुझे केवल आपके दर्शकों से और आपसे पूछना कि ये जितने गिना रहे थे इसमें कौन सी योजना थी, कौन सी परियोजना थी? हमने कहा एक काम तो गिना दो, बेचारे 3 भी नहीं बता पाए। ये स्थिति है इनकी। क्या बताएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री साधु संतों की जटा पकड़ करके मार रहे हैं? ये क्या गिनाएंगे कि शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं? ये क्या गिनाएंगे पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं? ये क्या बताएंगे कि बलात्कारियों को बचाने के लिए जान लगा देते हैं? ये क्या बताएंगे कि किसानों पर गोली चलवाते हैं? ये क्या बताएंगे कि किसानों पर हाथ चढ़ाने वाले लोगों को बनाते हैं? क्या है इनकी योजना? सुरेन जी, सुरेन जी की योजना? कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर उत्तर भारत में बीजेपी चुनाव जीतती है। आप ही की पार्टी से बोल रहे हैं ना, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ बार बार जीत रही है और इस देश की जनता को सिर्फ हिंदुत्व ही चाहिए जिस पर वो वोट कर रही है? नहीं, देश की जनता को तो सारे मुद्दे चाहिए। देश की जनता तो यूएस ट्रेड डील के विरोध में है। देश की जनता तो आज की डेट में हमारे किसान जो बर्बाद होने जा रहे हैं, कॉटन के किसान हो, चाहे सोया के किसान हो, चाहे मक्के के किसान हो, देश की जनता को तो उनका जवाब चाहिए। उनसे यूएस के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे बचाव चाहिए। ये बात अपने आप में सच है कि जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो चंदा चोर जितने लोग हैं और जो धंधे चोर जितने लोग हैं, इन सब लोगों ने 2014 के बाद जिस तरीके से एक तरीके से कम्युनलाइज किया है चुनाव को, उसमें निश्चित तौर पर कार्तिक चिदंबरम ने कुछ गलत नहीं कहा, नंबर 1। और नंबर 2, ये 2014 के चुनाव की बात थी। 2019 के बाद तो ये यंत्र मंत्र तंत्र और माया के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। मायावी लोग हैं, सारे के सारे वोट चोर हैं और वोट चोरी के जरिए इन लोगों ने जो जो काम किए वो आपके सामने। अब मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता अहंकार में बोल रहे थे। पहला अहंकार इन्होंने ये किया कि ये खुद को प्रोफेसर समझ रहे हैं और दूसरे को केजी का छात्र। अरे भाई, रावण का अहंकार नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा? दूसरी बात, इन लोगों को टीपू सुल्तान से बड़ी नफरत है क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े थे अंजना जी, और इन्हें बड़ी मोहब्बत है मोहम्मद अली जिन्ना से। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल भी चढ़ाते हैं और उसको आरएसएस अपने सब सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जगह भी देती है। यही आरएसएस उनको जगह देती है और कहती है कि नहीं, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उस देश के सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये जितने लोग हैं, जिन लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, वो इनके दोस्त, और टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने का काम किया, वो इनके दुश्मन है। अब आप आ जाइए यूएस की ट्रेड डील पर, एप्स्टीन फाइल पर, या क्या नाम जनरल नरवणे की किताब पर। हर जगह पे किसी बात पर इनको जवाब ना देना पड़े, हरदीप पुरी पर इनको जवाब ना देना पड़े, इनको जो क्या नाम नरेंद्र मोदी जी के जो साथी हैं कांता साहब, जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उन पर इनको जवाब ना देना पड़े, इनको नरेंद्र मोदी जी का नाम वो डांसिंग वांसिंग में क्यों आया उस पर जवाब न देना पड़े, यूएस ट्रेड डील के नाम पर किसान कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा व्यापारी कैसे बर्बाद हो रहा है। जवाब दीजिए गौरव जी, उसके बाद फिर मैं एक बार जाऊंगी वारिस पठान और फैज खान। इसके लिए ये फिजूल के क्वेश्चन करेंगे। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर जो वारिस पठान का सवाल था, वही सवाल सुरेंद्र जी का भी है, वही सवाल सुरेंद्र जी का भी है, और उसमें वो सीधे लालकृष्ण आडवाणी जी के जिन्ना के मजार पर जाने वाली बात सामने ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन से लेकर यूएस ट्रेड डील पर जवाब ना देने के लिए आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, और संघ ने भी कहा है उनको तो मेरा बहुत बड़ा क्या नाम। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जवाब सुनने के लिए आपको, अच्छा सॉरी वारिस भाई बोलेंगे, ठीक है, मुझे लगा मुझसे पूछ रहे हैं।
नहीं गौरव जी आप ही से मैं पूछा। बोल रहा हूँ या वारिस? मेरे बीच में आप बोल रहे थे, लेकिन मैं जब बोलूंगा तो मेरा आवाज बंद धन्यवाद। कर दी जाएगा। ठीक। नहीं बंद नहीं किया जाएगा, अभी इसके बाद आप ही के पास आएंगे। फिर मैं सुना नहीं आप वारिस भाई बिल्कुल बोलिएगा, इसके बाद आप ही के पास आएंगे वारिस भाई। सुनिए, सबसे पहले तो संसद में जब कोई भी सवाल उठाते हैं उसके बाद उसका उत्तर क्या है वो सुनते नहीं है। राहुल गांधी के लिए आजकल लोग कहते हैं राहुल भगौड़ा, ये भाग जाता है। और अभी कह रहे थे रावण का रा और रावण का ही रा की तरह राहुल में भी रा, तो कौन है जो अहंकारी है? और भाग जाते। अच्छा शांत हो जाओ भैया, कौन है? शांत हो हो गया जाओ सुरेंद्र जी, भैया। बोलने दीजिए उनको। हैसियत तो देख लो, अभी मैं बता रहा हूं आपके बारे में। चलिए आप देखिए, यही इनकी दिक्कत है। जब आप प्रदेश का प्रवक्ता बुलाते हैं तो उसको पता नहीं है कि राष्ट्रीय चर्चा में कैसे बोले, लेकिन बोलने दीजिए। चलिए चिल्ला रहे हो, सुनिए। हाँ तो चौकीदार चोर है क्या है? सरेंडर मोदी क्या है? चौकीदार चोर है क्या है? अच्छी भाषा है। सरेंडर मोदी अच्छी भाषा है। बिच्छू अच्छी भाषा है। भाषा का ज्ञान मत दिया करिए, अपने पहले दामन में जो दाग है उसको मिटाइए, फिर बात करिए भाषा की। फिर भी मैं बहुत जो व्यापक बातें हैं उनको समझ रखता हूं आपके। सबसे पहले इनकी हैसियत क्या है? पिछले 5 चुनाव में हरियाणा हारे, महाराष्ट्र में इनकी आई 16 सीटें, पिछली बार से 28 सीटें कम हुई। दिल्ली में इनका आया अड्डा, बिहार में इनकी आई 6 सीटें, पिछली बार से 13 सीटें कम। बीएमसी चुनाव में इनकी आई 24 सीटें, पिछली बार से 7 कम। हरियाणा भी हम जीते, महाराष्ट्र भी हम जीते, दिल्ली भी हम जीते, बिहार भी हम जीते और बीएमसी में भी हम जीते। और नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक करी थी जीत की, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी करेंगे। अंजना जी, आज पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, अपना अहंकार देखिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई इनको आत्मग्लानि है? उत्तर प्रदेश में 403 में इनकी 2 सीटें हैं, 2 और उसके बाद भी यहां पे बैठ के ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में इनको कोई समझता है कुछ। अरे AIMIM आती है, समाजवादी पार्टी आती है, और ये सब मुसलमान वोटों के लिए एक साथ लगे रहते हैं। और अगर बाकी वर्गों का कोई ध्यान रख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, क्या ये बात सच नहीं है? कमलनाथ जी ने क्या कहा था अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था बड़ी चालू पार्टी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ही मेरे इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करेंगे। ठीक है, अभी 27 में इतना टाइम बाकी है, फिर भी वो कह रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भी अहम मुद्दों में टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाया। मुस्लिम वोटों के बंटने का डर है क्या? क्योंकि आपने बिहार में हाल देखा ही, जितनी सीटें आपकी आई उतनी AIMIM ले आई। अंजना जी, बड़ा मसला हो जाता है कि हिंदू और मुसलमान करना इतना आसान हो गया है चैनलों पर बैठ करके, कोई हिंदुस्तान की बात ही नहीं करता। कटेंगे तो बटेंगे नारा लगाएंगे हिंदुओं के लिए। हम कहते हैं हिंदुस्तानी कटेगा तो बटेगा, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए नारा हो ना। लेकिन ये जो बात करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं आप? क्या टीपू सुल्तान के राज्य में सिर्फ मुसलमान रहते थे? क्या टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ा? ठीक है, जल्दी से एक बार वारिस जी को दिखा दीजिए, उनको मैंने कहा था मौका। वारिस जी जल्दी से कमेंट, वारिस जी जल्दी से। जी देखिए अंजना जी, होता है क्या है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप सवाल करो तो सवाल का जवाब देने ही नहीं मानते। ओवैसी जी का लोग भाषण सुनने आते हैं, यूपी में वोट नहीं देते। इतना बन रहे सेक्युलर, यूपी में लोग भाषण सुनने आते हैं, ओवैसी जी का वोट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को उसके ऊपर भी आता हूं अंजना जी। नहीं, वोट देंगे इंशाल्लाह, इस बार वोट भी देंगे और हमको अच्छी खासी सीटें भी मिलेगी। बीजेपी के जो प्रवक्ताओं को एक भी सवाल करो, एक भी जवाब नहीं दिया, गोल गोल घुमाया। एक मैं फाइनल सवाल कर ही लेता हूं, गौरव भाटिया, एब्स्टिन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आया है, रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? वो मोदी जी उनका रेजिग्नेशन लेंगे या नहीं लेंगे, जिस तरह MG अकबर का रेजिग्नेशन लिया गया था मीटू मूवमेंट के टाइम? इस बात का जवाब दे के ही जाना, आप तुम्हारे में ताकत है, जवाब दे के जाओ। गौरव जी, मैं खामोश बैठूंगा, जवाब कहता हूं। गौरव जी, हाँ देखिए, ऐसा है, ये मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता रजाकारों के चाटुकार, वो क्या हरदीप पुरी जी का साक्षात्कार नहीं देखा? वो तो गौरव जी को जवाब देने दीजिए, बड़ा मुद्दा है इस पर। 1 सेकंड जल्दी से गौरव जी, 30 सेकंड में जवाब, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी। हाँ देखिए अंजना जी, मैंने भी देखे हैं जो भी लीक्स हैं, और हरदीप पुरी जी ने खुद एक इंटरव्यू भी किए हैं और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है।
उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सब कुछ बता दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि जो खुद कहते हैं कि 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, वो हरदीप पुरी जैसे मंत्री पे उंगली उठाने के काबिल भी हैं। चलिए, इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल